एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। रिटायरमेंट, हम लोग पार्टनरशिप का रिटायरमेंट देख रहे हैं और रिटायरमेंट में आज हम लोग फोर्थ स्टेप को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रिटायरमेंट के सॉल्व करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई स्टेप्स होते हैं। पहला होता है गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। दूसरा होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तीसरा होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट। फोर्थ होता है रिवैल्यूएशन। लेकिन एक और चीज़, अगर आपने मेरे बाकी 3 स्टेप्स अभी तक नहीं देखे हैं या पहले के 3 वीडियो आपने मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपका ये कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट का क्लियर हो पाएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो के लिंक भी मैंने दे रखा है, आप चाहें तो लिंक के थ्रू भी उसको देख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए टॉपिक देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट विच इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है जिसको कि हम जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब बनाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? पहला होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन पीएसआर, जो कि आपका फर्स्ट टर्म में था। सेकंड, एडमिशन, जो भी आपका फर्स्ट टर्म में था। थर्ड, रिटायरमेंट, जो कि इस टर्म में है। और फोर्थ, डेथ। ये 4 कंडीशन होती हैं जबकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इन चारों कंडीशन में बनाया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब भी बनाया जाता है, एडमिशन में बनाया जाता है, रिटायरमेंट में भी बनाया जाता है, डेथ में बनाया जाता है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है जो कि आपने पढ़ा था। This account is prepared to find out the profit and loss of a business at the time of comparison of book value of assets and liabilities from market value। मतलब कि ये अकाउंट हम बनाते हैं जब रिटायरमेंट की बात करें, अगर रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में इस अकाउंट को हम बनाते हैं यह पता करने के लिए कि जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उनका अगर मार्केट वैल्यू से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। क्योंकि जब पार्टनर जो रिटायर होता है वो अपने साथ उन सभी चीज़ों को ले जाता है जो उसके जब वो बिजनेस में था तो उस समय हुई थी, चाहे वो प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ। इसीलिए आपने देखा वो अपने हिस्से की गुडविल ले गया, अपने हिस्से का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ले गया, अपने हिस्से का एक्यूमुलेटेड लॉस ले गया। तो अगर उसके टाइम में उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर में वो काम कर रहा था, जिस ईयर में लास्ट में वो रिटायर हो रहा है, रिटायर होने के पहले तक की डेट का अगर एसेट्स में इंक्रीज हुआ था तो प्रॉफिट ले जाएगा और एसेट्स में डिक्रीज हुआ था तो लॉस ले जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट होता है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है। इसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट, बुक वैल्यू या वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी रहती है उससे उनकी मार्केट वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करने के पहले या उसकी जर्नल एंट्री बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देना चाहूँगा। जैसे आप अल्फ़ाबेट लिखते हो तो आप लिखते हो ना IJKL, फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हो MNOP। ये मैंने बीच से स्टार्ट किया है। इसमें L देखिए ऊपर आ रहा है और P क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। L डिनोट करता है या इंडिकेट करता है लॉस को, लॉस, और P इंडिकेट करता है किसको, प्रॉफिट को। L ऊपर है, आपको ही पता है डेबिट ऊपर होता है, प्रॉफिट नीचे है, आपको ही पता है क्रेडिट क्या होता है, नीचे होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि लॉस होने में वो डेबिट होगा और प्रॉफिट होने में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, खुद ही क्रेडिट होगा। मतलब अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही तो आपको प्रॉफिट हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद क्रेडिट होगा। प्रॉफिट में है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद क्रेडिट होगा और लॉस होगा, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो आपको लॉस हो रहा है तो लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद डेबिट होगा। तो आज के टॉपिक में आगे जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसकी जर्नल एंट्री को भी देखेंगे और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है उस फॉर्मेट को भी देखेंगे। तो सिंपल कुछ जर्नल एंट्री है।
लेकिन जर्नल एंट्री के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको एल याद रखना है और पी याद रखना है। सपोज आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक छोटा सा मैं फॉर्मेट बना रहा हूं ये बैलेंस शीट है, ये एसेट्स है और इधर साइड लाइबिलिटीज है। ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं बोला जाता। लेफ्ट साइड को हम लाइबिलिटीज बोलते हैं और राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। यहां पे एक एसेट्स दी हुई है बिल्डिंग बिल्डिंग सपोज दे दिया कितना 5 लाख। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी रहेगी, बैलेंस शीट में बिल्डिंग दे दी है 5 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इस अमाउंट को वो परसेंटेज में भी दे सकता है या सिंपल वैल्यू में भी दे सकता है। वो ऐसे भी कह सकता है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 60,000। जैसा कि क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, बैलेंस शीट में सपोज बिल्डिंग की वैल्यू दी है 5 लाख और इसको बुक वैल्यू बोलते हैं या बैलेंस शीट फिगर गिवन इन बैलेंस शीट बोलते हैं। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको जैसे एडमिशन में मिलता था ना, एडमिशन में या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलता था, वैसे ही यहां पे भी आप मिलेगा, दे देगा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय। ये आपको परसेंटेज में भी मिल सकता है और वैल्यू भी दे सकता है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय ₹60,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितने रुपए से बढ़ गई, 60,000 से रुपीज से बढ़ गई। अब अगर आपकी एसेट्स में इंक्रीज हो रहा, आपकी बिल्डिंग पहले थी, स्टार्टिंग में बिल्डिंग थी 5 लाख, अब बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 5,60,000, 60,000 से इंक्रीज कर गया तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हाँ, जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो आप इसकी जर्नल एंट्री करोगे। एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको, एग्जाम में आपको टर्म 2 में या तो जर्नल एंट्री करने को मिलेगी या फिर आपको अकाउंट बनाने को मिलेगा। अगर जर्नल एंट्री करने को मिलेगा तो एक सीक्वेंस से आप जर्नल एंट्री करेंगे, लेकिन अगर आपको अकाउंट बनाने को मिलेगा, जैसा मैंने आपसे पहले भी पीछे के वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया था या बताया था, अकाउंट अगर बनाना होगा तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री भी देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसका इफेक्ट कैसा पड़ता है अकाउंट्स में। यहां पे बिल्डिंग की वैल्यू कितने से इंक्रीज कर रही है, 60,000 से। प्रॉफिट कितने से हुआ, 60,000 से। मैंने आपको एक मंत्र दिया था LP, L फॉर लॉस जो कि डेबिट होगा, P फॉर प्रॉफिट जो कि क्रेडिट होगा। ये किसके सेंस में था, रिवैल्यूएशन के सेंस में था। यानी कि अगर आपको लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन की पोजीशन खुद डेबिट हो जाएगी और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन की पोजीशन खुद क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री आप देखिए, प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, बिल्डिंग। तो आपकी जर्नल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, 60,000 से 60,000 से। यहां आप लिखोगे एसेट्स रिवैल्यूड या एसेट्स रिवैल्यूएटेड। हाँ, इसको जर्नल एंट्री को आप नोट भी करते चलिए। एक और चीज़ ध्यान रखा करिए, अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने साथ अकाउंट्स की बुक और कॉपी भी रखा करिए, उसको नोट करते चला करिए। अगर एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जर्नल एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे आपने लिखा, बिल्डिंग की जगह हम क्या लिख सकते हैं समझने के लिए, एसेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, क्वेश्चन देने के भी 2 तरीके होते हैं। यहां पे जैसे दे दिया वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 60,000, यहां पे परसेंटेज भी दे सकता है। जैसे यहां पे दे दिया वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 12%, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट, 12%। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस 5 लाख का, इस वैल्यू का आप 12% निकालोगे। अब 5 लाख का आप 12% निकाल लो, यानी कितना आ गया, 60,000। एंट्री करने का तरीका सेम होगा, बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 60,000 60,000। कहने का मतलब ये है कि फिगर आपको कैलकुलेटेड भी मिल सकती है, परसेंटेज में भी मिल सकती है। तो आप उसकी बुक वैल्यू से जो फिगर बैलेंस शीट में दी रहेगी उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे।
आप उसकी फिगर को कैलकुलेट कर लोगे, 5 लाख का 12% आपने निकाला तो कितना आया 60,000, फिर आपने एंट्री कर दी। यानी कि आप ऐसे मिले तब भी आप कर लीजिए, वैसे मिले तब भी आप कर लीजिए, लेकिन जर्नल एंट्री करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, LP, L फॉर लॉस, L फॉर डेबिट, P फॉर प्रॉफिट क्रेडिट। ऊपर है L, नीचे है P। L होगा लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन खुद डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन खुद क्रेडिट होगा। और जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, प्रॉफिट में एसेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, इसको नोट कर लीजिएगा, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट एसेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सेकंड देखते हैं इसका वाइस वर्सा। अगर क्वेश्चन में आ गया वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाय 10%, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज कर गई, एप्रिशिएट मतलब अप होना, डेप्रिशिएट मतलब डाउन होना। बिल्डिंग कितने का था, 5 लाख का था। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाय 10%, बिल्डिंग की वैल्यू 10% से डिक्रीज कर गई, तो 5 लाख का 10% कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया, 5 लाख का 10% आप निकालोगे जब 5 लाख का 10%, तो ये कितना हो जाएगा 50,000। यानी आपको लॉस कितने का हुआ, आपको लॉस हुआ 50,000 का। लॉस हो रहा है, L फॉर लॉस ऊपर है, तो लॉस की पोजीशन क्या हो जाएगी, डेबिट। तब आप जर्नल एंट्री करोगे, सेकंड रिवैल्यूएशन अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू बिल्डिंग अकाउंट। यहां पे भी आप नरेशन सेम लिखेगा, एसेट्स रिवैल्यूएटेड कितने से, 50,000 से, और कितने से, 50,000 से। तो ये दो कंडीशन आपने चेक की, आपने दो कंडीशन देखी, एक में एसेट्स इंक्रीज कर रही थी और एक में एसेट्स डिक्रीज कर रही थी। एसेट्स इंक्रीज करेगी तो जर्नल एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एसेट्स। यहां मैंने आपको समझने के लिए बिल्डिंग रखा हुआ है। आप अगर जर्नल एंट्री आपसे पूछा जाता है, वाइवा में भी आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाएगी, या MCQ भी मिल, ऐसा नहीं कि आपको MCQ नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ MCQ जरूर आएंगे। पेपर का पैटर्न अभी CBSE ने क्लियर नहीं किया, तो आपको सिंपली लॉस की कंडीशन में रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है और एसेट्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब जरा ये दो फिगर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग देख लें। अभी फिलहाल इन्हीं दोनों का अकाउंटिंग, ये मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है L फॉर प्रॉफिट, P फॉर लॉस। और बच्चों तुम लोग भी इधर देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ये सिंपली इधर लिखते हैं पार्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड होता है, और इधर लिखते हैं पर्टिकुलर और अमाउंट, ये किस साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। यहां पे भी आप वही फॉर्मूला अप्लाई करिए, L डेबिट होगा और P किधर होगा, क्रेडिट होगा, जो आपने ऊपर लिखा है LP। अब आपको लॉस हो रहा है, लॉस कब होगा, जबकि आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो आप इधर लिखोगे टू डिक्रीज इन एसेट्स, और इधर आप लिखोगे बाय इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स मतलब डिक्रीज, और इंक्रीज मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को आप रिवैल्यूएशन में शो करना चाहते हो, तो यहां पे बिल्डिंग की फिगर जो डिक्रीज हुई थी, तो यहां पे आप आके लिखोगे, मैं स्टार ऐसे बना दे रहा हूं, यहां पे आप लिखोगे टू बिल्डिंग अकाउंट कितने से, 50,000 से। डेबिट में आप आके लिखोगे, लॉस हो रहा है तो किधर आप आके लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ था आपको 60,000 का, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब आप क्रेडिट साइड में लिखते, अगर प्रॉफिट होता यहां पे तब आप यहां पे लिखते बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने से, 60,000 से। बेसिकली आपको फॉर्मेट में ये ध्यान रखना है, डिक्रीज इन एसेट्स लॉस होगा तो डेबिट होगा, और इंक्रीज इन एसेट्स प्रॉफिट होगा तो किधर होगा, क्रेडिट होगा। ये तो हमने एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे।
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये लायबिलिटीज है, अमाउंट है, ये एसेट्स है और अमाउंट है। अब हम लोग इस तरफ देखेंगे, इधर दे दिया क्रेडिटर और इधर दे दिया मान लीजिए आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर दे दिया 40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे दिया 20,000 और एडिशनल में दे दिया ए वैल्यू इंक्लूड इन क्रेडिटर 3,000 not likely to arise। A value include in creditors 3,000 not likely to arise। 3,000 का क्रेडिटर का आपको पेमेंट पूरा कितना करना है? 40,000। इस 40,000 में एक क्रेडिटर था जिसकी अमाउंट थी कितनी? 3,000। उसको पेमेंट ही नहीं करना है, मतलब उसने अपना पैसा क्या किया, आपको छोड़ दिया पूरा का पूरा पैसा। अब आपकी लायबिलिटीज थी, लायबिलिटीज कम हो गई, लायबिलिटीज कम हो गई यानी आपको पेमेंट कम करना पड़ेगा। पेमेंट कम करना पड़ेगा तो आपको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। फायदे में आप क्या करते हो? वही एल और पी को फॉलो करते हो। फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा और लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तब आपकी यहां पे जर्नल एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डीआर, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। कितने से? 3,000 से। यानी आपने देखा जब आपकी लायबिलिटीज डाउन हुई, लायबिलिटीज कम हुई तो आपको फायदा हुआ। फायदे में रिवैल्यूएशन किधर हुआ? क्रेडिट हुआ। तो सेम यही कंडीशन आप फॉलो करोगे अकाउंट्स बनाते समय। इधर आपने लिखा था इंक्रीज इन एसेट्स, इसको अगर मैं 1 कर दूं, इसको मैं 2 कर दूं, इसको मैं 3 कर दूं, तो यहां पे आप लिखोगे बाई डिक्रीज इन बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। इंक्रीज इन एसेट्स में भी फायदा होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटीज में भी फायदा होगा। वाइवा में अधिकतर पूछा जाता है, एग्जामिनर आता है तो आपसे पूछ देता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताओ। तब आपको बताना होगा क्रेडिट साइड में होता है इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। एसेट्स बढ़ेगी तो फायदा होगा, लायबिलिटीज घटेगी तो फायदा होगा। कितना लिख दिया हमने? 3,000 लिख दिया। क्रेडिटर्स इंक्लूड लायबिलिटी अ वैल्यू या लायबिलिटीज इंक्लूड इन क्रेडिटर, ऐसे भी लिख सकता है यहां पे लायबिलिटीज इंक्लूड इन क्रेडिटर्स 3,000 नॉट लाइकली टू अराइज। इस 40,000 में 3,000 के ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनको पेमेंट नहीं करना था, तो आपका फायदा होगा। यानी कि अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखें तो इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट में, डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट में, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट में। अब दूसरा दे दिया वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग इंक्रीज बाय 1,000, या ऐसे भी दे सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले कितने के थे? 20,000 के थे। इंक्रीज कितने से कर गए? 3,000 से। यानी आपकी लायबिलिटीज क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। लायबिलिटीज इंक्रीज की यानी आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। फिर से आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज कर गई, लॉस हुआ, तो आपकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये किधर लिखा जाएगा? चौथे पे। यहां पे आप लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग। कितने से इंक्रीज की? 3 ने इसको 2,000 कर देना, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये कितने से इंक्रीज कर गई? 2,000 से। तो यानी फोर्थ होगा इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटी। एक और होता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बचवा अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर हो जाएगा क्रेडिट में,
और छठवां होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ये दोनों इधर होता है, एक क्रेडिट होता है एक डेबिट होता है। अब जैसे कि कोई एसेट्स थी जिसके बुक में लिख देगा इन्वेस्टमेंट 5000 नॉट मेंशन्ड इन बुक। अब इन्वेस्टमेंट को आप 5000 का मेंशन करोगे तो अब आपको पता चला कि आपके किसी रिश्तेदार ने कुछ पैसे आपके नाम से छोड़ रखे हैं, तो आपको फायदा हुआ, तो आप जर्नल एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट ईयर टू रिवैल्यूएशन, यानी क्रेडिट में जाएगा। उसी तरह से कुछ डैमेज हो गया, अनफोर्सिन लाइबिलिटीज हो गई, अनफोर्सिन लाइबिलिटीज 3000, लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रही है, तब आपकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट ईयर टू अनफोर्सिन लाइबिलिटीज, यहां पे दिखाओगे। अब लास्ट में इसको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप प्रिपेयर कर लोगे तो इसके होने वाला प्रॉफिट लॉस, अगर ये पोर्शन बड़ा है और ये पोर्शन छोटा है तो इधर लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ये ओल्ड पार्टनर्स में होगा, यानी ए बी सी तीनों में किस रेशियो में होगा, उनके ओल्ड रेशियो, मतलब OPOR मतलब ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, OP ओल्ड पार्टनर्स, OR ओल्ड रेशियो। अगर ये इधर क्रेडिट बड़ा होगा डेबिट छोटा होगा, इधर डिफरेंस होगा तो ये प्रॉफिट होगा, और अगर इधर डिफरेंस होगा तो ये हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर। किस में, वही OP, किस रेशियो में, OR। OP मतलब ओल्ड पार्टनर और OR मतलब ओल्ड रेशियो। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक समरी था जो कि आप एडमिशन में भी पढ़ चुके हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ चुके हो, रिटायरमेंट में भी आपको पढ़ना। फर्क ये था एडमिशन में 2 पार्टनर में बट रहा था, नए पार्टनर को नहीं मिल रहा था, यहाँ पे रिटायरमेंट में सभी पार्टनरों को मिलेगा। यहाँ पे एक और मेन पॉइंट है जो कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। रिवैल्यूएशन जब भी आप सॉल्व करिए, आपने तो देख लिया प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, या प्रॉफिट का फॉर्मेट क्या होता है, लॉस का फॉर्मेट क्या होता है, लेकिन एक वर्ड और होता है, एक होता है बाई और एक होता है टू। बाई मतलब होता है से और टू मतलब होता है तक। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू दे रखा है 3,50,000। आपको स्टेटमेंट दे दिया, बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू दे रखा है 3,50,000। आपको एक स्टेटमेंट दिया, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 3,90,000। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 3,90,000, और दूसरा स्टेटमेंट दिया, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज टू 3,90,000। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 3,90,000 और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज टू 3,90,000। देखने में कुछ खास फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन है। बिल्डिंग की वैल्यू 3,50,000 थी, बिल्डिंग की वैल्यू 3,90,000 से बढ़ गई, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है 3,90,000। आपकी बिल्डिंग की वैल्यू पहले 3,50,000 थी, 3,90,000 से वैल्यू इंक्रीज कर गई तो 0,00,004, यानी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो रही है, 7,40,000 इस कंडीशन में। लेकिन रिवैल्यूएशन पे आप प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, 3,90,000, और आपकी जर्नल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट ईयर टू रिवैल्यूएशन कितने से, 3,90,000 से 3,90,000 से। क्योंकि आप जो बढ़ रहा है जो घट रहा है उसी को दिखाते हो ना, तो यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बढ़ गई, 3,90,000 से। आपने दिखा दिया 3,90,000 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप आए, लिखे बाय बिल्डिंग। दूसरा देखिए, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज टू 3,90,000, मतलब पहले वैल्यू कितनी थी, 3,50,000 थी, अब वैल्यू कितनी हो गई, 3,90,000 हो गई, यानी कितने से बढ़ गई, सिर्फ 40,000 से, सिर्फ 40,000 से। तो इस कंडीशन में रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप कितना दिखाओगे, सिर्फ 40,000 दिखाओगे, और आपकी जर्नल एंट्री होगी 1000 से 40,000 से। टू और बाई ध्यान रखिएगा, टू मतलब गैप देखना है, बाई मतलब जो फिगर है उसको हमें क्या करना है, सिंपली उतने से प्रॉफिट लॉस को शो करा देना है। एक और चीज इसमें दिया जाता है, बिल्डिंग यहां पे दे दिया 3,50,000, एडिशनल में दे देगा मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 4 लाख।
3,50,000 दिया है और बोल दिया मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 4 लाख। कभी कभी वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं देता, डिफरेंस नहीं देता, सीधे फिगर दे देता। तो 3,50,000 की बिल्डिंग कितने की हो गई? 4 लाख की, यानी 50,000 का आपको क्या मिल गया? ग्रोथ मिल गई। 50,000 का आपको प्रॉफिट मिल गया। और ऐसे भी कह सकता है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 3,30,000। तो ऐसी कंडीशन में आप सीधे कंपेयर करेंगे, इनमें कितने का डिफरेंस हो रहा है? 20,000 का। तो यहां पे आप क्या करेंगे? लॉस देखेंगे। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आपको कंफ्यूज करेगा। बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत सारी टर्मोलॉजी हैं जो यूज होती है, इंक्रीज टू, इंक्रीज बाय, मार्केट वैल्यू, वैल्यूड। तो ऐसे बहुत सारे टर्मोलॉजी हैं जो कि आपको ध्यान देना होगा। और ये आपको कैसे क्लियर होगा? जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मेरे वीडियो देखते रहोगे, तो वरना आपको क्लियर नहीं होना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अब तक हम लोग जो टॉपिक कवर किया, हम लोगों ने फंडामेंटल देख लिया या बेस देख लिया, रिटायरमेंट का स्टेप्स देख लिए, रेशियो निकालना देख लिया, गुडविल का कैलकुलेशन करना देख लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस देख लिया, और आज हम लोगों ने रिवैल्यूएशन देख लिया। कल के वीडियो में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। और कल के बाद की वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग डीके गोयल के बुक से एक एक क्वेश्चन को सीक्वेंस में लेते हुए चलेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। जय हिंद।